Hello, my dear class 10 students. I'm Sameer Tripathi, your social science educator, and I welcome you all to Step Up Academy. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज पावर शेयरिंग। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर पावर को शेयर करना क्यों जरूरी है। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में हम सारी पावर को कॉन्सेंट्रेट कर दें तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर दिस पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पावर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, अमंग डिफरेंट सेक्शंस, एंड इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, और अगर हमने पावर शेयरिंग नहीं की तो उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बेसिकली ये चैप्टर लिंक्ड है हमारे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 से, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि सर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, कि आखिर सर डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों है और डेमोक्रेसी क्या है। तो अगर मैं आपको वहीं पर वापस लेकर चलूं तो हमने देखा था कि सर इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कि सर डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी का पूरा बेसिक सिद्धांत जो है वो इसी चीज पर बेस्ड है कि पावर किसी एक व्यक्ति या किसी एक पर्सन या एक पर्टिकुलर ऑर्गन के हाथ में नहीं है, बल्कि पावर इज बीइंग शेयर्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट ऑर्गन्स। क्योंकि हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स के पास इवन खुद की पावर नहीं होती है डेमोक्रेसी में। बाय द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, और लोग अपने बिहाफ में पॉलिटिकल लीडर्स को वो पावर देते हैं कि सर आप हमारे बिहाफ में आइए, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए, और इन केस अगर आप हमारे लिए अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हम आपकी वो पावर छीन भी सकते हैं। तो इन अ डेमोक्रेसी द पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी इंडिविजुअल पर्सन और एनी इंडिविजुअल ऑर्गन, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट लेवल्स। और हमने बात की थी कि इंडियन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारी गवर्नमेंट के अंदर ही 3 ऑर्गन्स के बीच में पावर डिवाइड होती है, पावर शेयर होती है। पर्टिकुलरली ये बात हम कर चुके हैं। आज बहुत डिटेल में इसी चीज को हम समझेंगे कि पावर आखिर और किन किन लेवल्स पे शेयर होती है, और पावर शेयरिंग अगर ना की जाए तो उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट में सर टोटल 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और तीनों के पास इक्वल पावर्स हैं, तभी तो ये अच्छे से काम कर पाती हैं। अदरवाइज सर अगर किसी एक ही ऑर्गन के हाथ में हमने सारी पावर दे दी तो वो ऑटोनॉमस तरीके से, एक ऑटोक्रेटिक तरीके से अपने रूल को स्टैब्लिश करना शुरू कर देगी, एंड बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। Power sharing means the distribution of power among the organs of the government such as legislature, executive and judiciary. Power sharing helps in achieving the stability of political order. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पॉलिटिकल पावर की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो पावर शेयरिंग हेल्प करती है कि सर आप पॉलिटिकल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकें, एक स्टेबिलिटी पुट अप कर सकें कि सर अगर किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर है और वो उसको ऑटोक्रेटिक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने भले के लिए, तो बाकी लोग सर एनिहिलेटेड फील करेंगे, एलियनेटेड फील करेंगे, और उसके कारण प्रॉब्लम क्या होगी कि सर एक गुस्सा, एक आक्रोश उत्पन्न होगा, और उसके कारण सोसाइटी के अंदर एक टसल, एक वॉर शुरू हो जाएगी, एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू इनस्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। बट सभी को अगर आप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सभी को आप प्रॉपर शेयर ऑफ पावर दे रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग जो होगी वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगी, किसी एक व्यक्ति का से नहीं होगा उस डिसीजन मेकिंग में, एंड अल्टीमेटली जो डिसीजन लिया जाएगा वो सर मोस्ट एक्सेप्टेबल होगा। दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इन पावर शेयरिंग द पावर माइट इवन बी शेयर्ड एट डिस्टिंक्ट लेवल्स सच एज यूनियन, स्टेट एंड लोकल। और आज इसकी बात हम करेंगे कि पावर सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में नहीं, गवर्नमेंट के लेवल्स में भी शेयर हो रही है, और सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं, इवन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर जो इन पावर शेयरिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जो पावर शेयरिंग में अपना पावर एक शेयर ऑफ पावर अपने पास भी रखते हैं, एंड पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। सो बहुत डिटेल में हम इस पूरे चैप्टर में इन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रस्ट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फ्रेंड्स, बात अगर हम करें तो पावर शेयरिंग हैज इट्स ओन वैल्यू इन डेमोक्रेसी। दिस इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग इज अ वाइटल इंग्रेडिएंट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग जो है, पर्टिकुलरली किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर हमने अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स की बात की। अगर मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दूं तो हमने बात की है सर मोनार्की के बारे में, हमने बात की है सर ओलिगार्की के बारे में, हमने बात की है सर डिक्टेटरशिप के बारे में। अब इनमें क्या हो रहा है कि सर मोनार्की और डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि मोनार्की में सर एक सिंगल राजा जिसके पास सारी पावर है, ऑलराइट सर, जैसा ब्रिटेन में होता रहा है काफी लंबे वक्त तक। सर डिक्टेटरशिप में एक मिलिट्री जनरल है जिसके हाथ में सारी पावर है। नॉर्थ कोरिया को आप देख लीजिए तो सर वहां पे मिलिट्री जनरल का रूल है। ओलिगार्की में क्या होता है, आपको अगर याद आ रहा होगा कि ओलिगार्की में सर ठीक है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं कलेक्टिव, बट कॉमन पीपल का से उसमें नहीं होता है।
सपोज 10 ट्राइब्स हैं, ठीक है, 10 ग्रुप्स हैं, उनके सबके हेड हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं, वहां पे पीपल को कोई भी राइट उतना नहीं मिलता है कि वो अपने लीडर्स के पावर शेयरिंग या लीडर्स के डिसीजन मेकिंग में किसी भी प्रकार से इंटरफेयर कर सकें या पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इन सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने क्या देखा था कि सर पावर जो है वो कंप्लीटली किन्हीं पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में डिवाइडेड है, बट मैक्सिमम लोग जो उस पावर शेयरिंग से अफेक्ट हो रहे हैं, उस पावर के एक्सरसाइज से अफेक्ट हो रहे हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है इस पावर शेयरिंग में या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अब सर अगर ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो उसका पार्ट नहीं बन रहे हैं तो अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो सर एक्सेप्टेबल कैसे हो सकता है? सर पुराने टाइम तक तो ठीक था, बट जैसे जैसे लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में पता चलना शुरू हुआ, उनको सिविक राइट्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ, उन्होंने डिमांड करनी शुरू की कि सर हमें भी इक्वल शेयर ऑफ पावर मिलना चाहिए। और तभी हमने बात की थी कि इन्हीं सबका चैंपियन आता है सर डेमोक्रेसी, कि सर डेमोक्रेसी इट इंश्योर्स दैट पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल एंड पीपल शुड बी द डिसीजन मेकर्स अल्टीमेटली, बिकॉज डिसीजन मेकिंग का जो राइट होता है वो लोगों के पास ही होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। सो फॉर दैट पर्पस ओनली सर डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या इंग्रेडिएंट है सर पावर शेयरिंग, और ये सब किसमें मेंशन्ड होता है सर? कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग का प्रोविजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पावर शेयरिंग मेक्स श्योर दैट देयर इज एन ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस इन द सोसाइटी, और उस बैलेंस को बनाए रखने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसी पावर शेयरिंग को समझने के लिए इस चैप्टर में हमें दो स्टोरीज दी गई हैं कि किस तरीके से एक तरफ बेल्जियम है, एक तरफ श्रीलंका है, एक तरफ पावर शेयरिंग हो रही है, एक तरफ मेजॉरिटेरियन रूल चल रहा है। कि सर एक तरफ में तो पावर शेयरिंग की गई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में, और एक तरफ सर मेजॉरिटी ने पूरी पावर अपने हाथ में ले ली और माइनॉरिटी को पूरी तरीके से एलियनेट कर दिया। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर आखिर इसके रिपरकेशन हुए क्या, इसका आउटकम हुआ क्या। बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं और आपको ये चीज समझने में बहुत ज्यादा इजी भी हो जाएगा कि सर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, और वहीं पे मैं कुछ इंडिया के एग्जांपल्स भी आपको दूंगा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी थे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सर बेल्जियम से। बेल्जियम एक बहुत छोटी सी कंट्री है, अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो बेल्जियम सर ये यूरोप की एक कोस्टल कंट्री है, और यहां पर ये इट इज सराउंडेड बाय फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ऑल दीज कंट्रीज। Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has a population of little over 1 करोड़ की। सर बेल्जियम जो कंट्री है यूरोप में वो बहुत छोटी कंट्री है, बहुत ज्यादा लैंड एरिया नहीं है, और अगर साइज कंपैरिजन में आपको बताना चाहूं तो हरियाणा के साइज से भी थोड़ा छोटा है और पॉपुलेशन भी लगभग 1 करोड़ के आसपास है। इसके बॉर्डर्स की अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर्स अगर आप ध्यान से देखें तो सर फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। सर ये रहा फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स। तो इट इज सराउंडेड बाय ऑल दीज इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज, और आप इस यूरोप का मैप देखेंगे तो इट इज अ कोस्टल कंट्री, जस्ट यूनाइटेड किंगडम के बगल में है। एरिया भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। बेल्जियम का कैपिटल क्या है सर? बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। आइए अब समझते हैं इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में। सर यहाँ की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कि सर किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी मेजॉरिटी ग्रुप के बारे में हमें देखने को नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग एरियाज में अलग अलग कम्युनिटीज जो हैं वो डोमिनेट कर रही हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग कम्युनिटीज रह रही हैं, उनकी पॉपुलेशन उसी तरीके से डिवाइडेड है। तो किसी भी तरीके से ये डिफाइन कर पाना कि किसी भी कंट्री की एथनिक कॉम्पोजिशन कैसी है यहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट यहीं पर सवाल आता है कि सर ये एथनिसिटी होती क्या है? तो एथनिसिटी मींस आपकी कल्चरल आइडेंटिटी, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, कि सर आपकी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है। जैसे मैं बात करूं कि हम इंडियंस हैं, ठीक है, तो अगर हम इंडियंस हैं तो हमारी एथनिसिटी क्या है सर? इंडियन। एज इन नेशनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं अगर एथनिसिटी की बात कर रहा हूं तो एज एन इंडियन मतलब मेरी भाषा, मेरा कल्चर, मेरा रहन सहन, मेरा पहनावा, मेरा खाना, मेरे त्योहार, मेरे डांस फॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग दैट विल काउंट इन एथनिसिटी। आई होप आपको बात समझ आ रही है कि नेशनैलिटी तो सर मैं किस देश से बिलोंग कर रहा हूं वो हो गया, बट उस देश के अंदर भी मेरा कल्चर क्या है, मेरे कस्टम क्या है, मैं किस पर्टिकुलर कस्टम को फॉलो कर रहा हूं, किस पर्टिकुलर ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा हूं, ये डिफाइन कौन करेगा सर? ये डिफाइन करेगी मेरी एथनिसिटी। People belonging to the same ethnic groups believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both। देखो मैं जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इंडिया के ही अंदर अगर हम बात करें तो ठीक है, वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट जब हम अपनी एथनिसिटी की बात करते हैं तो सर आप में से कोई महाराष्ट्रियन हो सकता है, आप में से कोई गुजराती हो सकता है, आप में से कोई बंगाली हो सकता है, आप में से कोई पंजाबी हो सकता है, आप में से कोई राजस्थानी हो सकता है, कोई हरियाणवी हो सकता है। इन सब के कल्चर और कस्टम जो है सर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अलग है,
ठीक है, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इनके सबकी लैंग्वेज अलग है, वहीं मैं कह सकता हूं कि मलयाली हो सकता है कोई, ठीक है। तो सर इन सबके कल्चर और कस्टम जो है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, वो पूरी तरीके से अलग है। तो वो क्या हो गई सर, वो हो गई उनकी एथनिसिटी, ठीक है, कि वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके यहाँ ड्रेस फॉर्म कौन सा यूज हो रहा है, वहां पे वो संगीत कौन सा सुनते हैं, डांस फॉर्म कौन सा चलता है, फूड कौन सा खाते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एथनिसिटी। और अब आप इसी चीज से एक बात को रिलेट कीजिएगा कि आपकी एथनिसिटी आपको एक अलग कम्युनिटी बना देती है कहीं ना कहीं। कैसे सर, कि सपोज एक बंगाली पर्सन है, एक बंगाली पर्सन है जो कि बंगाल में रह रहा है, ठीक है, और वो ही माइट भी हिंदू, और वहीं पे एक बंगाली मुस्लिम भी बंगाल में रह रहा है, ठीक है, एक पंजाबी हिंदू और एक पंजाबी मुस्लिम। अब आप एक चीज समझिए कि क्या पंजाबी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम आपस में उतना कनेक्ट कर पाएंगे जितना बंगाली मुस्लिम और बंगाली हिंदू कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एफिनिटी प्रोवाइड कराती है। एक शेयर्ड कल्चर, एक शेयर्ड कस्टम आपको कहीं ना कहीं एक कॉमन एफिनिटी प्रोवाइड कराती है, और ये कई बार आपके रिलीजन को भी सरपास कर जाती है कि मे बी हम किसी दो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, बट बिकॉज हमारी एथनिसिटी सेम है, हमारी लैंग्वेज सेम है, हमारा कस्टम सेम है, हमारा कल्चर सेम है, तो डेफिनेटली सर आई विल फाइंड मोर एफिनिटी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन जो कि मेरे ही कस्टम और कल्चर से बिलोंग कर रहा है। तो आई होप आप मेरी बातों तक पहुंच पा रहे होंगे। एंड इसी कारण क्या होता है कि हम अपनी डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी बना देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एथनिसिटी। एंड कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि वो सेम नेशनैलिटी या सेम रीजन से भी बिलोंग कर रहे हैं, वो अलग अलग रीजन से भी हो सकते हैं, अलग अलग नेशनैलिटी से भी हो सकते हैं, बट एथनिसिटी सेम होती है। जैसा मैं बात करूं भारत के पंजाबी या कनाडा के पंजाबी है, तो सर पंजाबी है, उनकी एथनिसिटी सेम है, तो अगर वो कहीं पे भी जाके मिलेंगे तो उनके अंदर एक एफिनिटी आ जाएगी। मे बी वो उतनी एफिनिटी कनाडा के लोगों के साथ नहीं फील कर पाते होंगे जितना वो इंडियन पंजाबीज के साथ कर पाएंगे। आई होप आप मेरे पॉइंट को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। सो दिस इज नोन एज एथनिसिटी, और यही एथनिक कॉम्पोजिशन जो बेल्जियम का है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सर किस तरीके से कि आपका सर घूम जाएगा उसको देख के। मैं अगर आपको बताऊं 59% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन ये रहती है फ्लेमिश रीजन में, और कौन सी लैंग्वेज बोलती है सर? डच लैंग्वेज। मैंने क्या बताया कि सर 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ये वाला जो येलो रीजन है इट इज फ्लेमिश रीजन, ठीक है, इट इज फ्लेमिश रीजन, और यहां पे जो पॉपुलेशन है ये डच स्पीकिंग है, ठीक है। 59% ऑफ पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रह रही है, कौन सी लैंग्वेज बोल रही है सर? डच। दूसरी अगर मैं बात करूं तो सर वी हैव जस्ट अ सेकंड, दूसरी अगर मैं बात करूं तो सर वी हैव 40% ऑफ पॉपुलेशन हु लिव इन द वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। यहां पे अब सर 40% जो लोग हैं ये कहां पे रह रहे हैं सर? वलोनिया रीजन में, और कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं सर? दे आर स्पीकिंग फ्रेंच, ठीक है। 40% लोग कहां पे रह रहे हैं सर? वेलोनिया रीजन में, और कौन सी भाषा बोल रहे हैं? फ्रेंच। अब इनमें से अगर आप देखें कि सर 59 और 40 मेजॉरिटी किसकी है सर? डच पीपल की। कहां पर सर? कंट्री में। तो कंट्री में दो एथनिसिटी मेजरली हमें देखने को मिलती हैं जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड है। नॉर्थ का फ्लेमिश रीजन है, वहां डच लोग रह रहे हैं, डच जो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और नीचे जो लोग रह रहे हैं वो फ्रेंच है, ठीक है। नीचे जो लोग रह रहे हैं उनकी आइडेंटिटी क्या है सर? फ्रेंच है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, और उनमें से कुछ 1% जो है वो क्या बोलते हैं सर? वो बोलते हैं जर्मन। अगर आप यहां पर देखेंगे सर कितने हैं? सिर्फ 1%। तो यहां पे दो डोमिनेंट एथनिक कम्युनिटीज कौन सी हैं सर? डच और फ्रेंच। स्टोरी का ट्विस्ट आता है जब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में। ये क्या है सर? ये है ब्रुसेल्स, ठीक है। आपने क्या देखा कि सर कंट्री में मेजॉरिटी किसकी है सर? डच पीपल की। कहां रह रहे हैं सर? नदर्न पार्ट में, और कितने हैं सर? 59%। साउथ पार्ट में फ्रेंच लोग रह रहे हैं, उनका कितना है सर? 40%, और 1% जो बच रहा है वो जर्मन्स हैं। वहीं पे अगर आप ब्रुसेल्स में जाएंगे तो स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। पहुंचेंगे हम वहां पर, बट आपको शायद पूरा कंट्री का जो डिनोमिनेशन है वो समझ आ गया। तो दिस इज फ्लेमिश रीजन, ये वाला जो है वो डच स्पीकिंग है। ये वाला जो एरिया है ये वेलोनिया रीजन है, और यहीं पे जो ये मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो रीजन है, पर्टिकुलरली ईस्टर्न रीजन है, वहां पे जर्मन स्पीकिंग है, एंड दिस इज कैपिटल ब्रुसेल्स। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सर यहां पर एथनिक कॉम्पोजिशन अलग है, और यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई कि डच लोग थोड़ा लेट यहां पे पहुंचे, ऑल्दो उनकी मेजॉरिटी ज्यादा है कंट्री के अंदर,
बट जो फ्रेंच माइनॉरिटी है, जो 40% है, जो फ्रेंच माइनॉरिटी है सर, उनको जो डेवलपमेंट के फायदे हैं वो ज़्यादा जल्दी मिले, उनको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो सारी चीज़ें ज़्यादा जल्दी मिली। उसके कारण डच के अंदर एक रिसेंटमेंट आना शुरू हो गया कि सर ऐसा क्यों, हम भी तो यहाँ के मेजॉरिटी पार्ट हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें क्यों मिल रही हैं, वो इतने रईस हैं, वो इतने अच्छे घरों में रह रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड इवन दो वी आर मेजॉरिटी, कि हम मेजॉरिटी होने के बाद भी लैग क्यों कर रहे हैं। The minority French speaking community was relatively rich and powerful. वहीं पे Dutch speaking community was offended by this as they got the benefit of economic development and education much later. This led to tension. Sir, एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया 1950s 1960s के बीच में, डच और फ्रेंच के बीच में एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि सर फ्रेंच को सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एजुकेशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जॉब्स मिल रही हैं, वहीं पे फ्रेंच लोगों को वो सब मिल रहा है, वहीं पे डच लोगों को ये सारे बेनिफिट्स जो हैं बहुत लेट मिले। उसके कारण क्या, एक रिसेंटमेंट आना शुरू हो गया एंड अल्टीमेटली एक ब्रॉल शुरू हो गई, एक फाइट शुरू हो गई, एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया कि वो आपस में एक दूसरे को अच्छे से नहीं वो ग्रीट कर रहे हैं और उनके बीच में एक लड़ाई झगड़ा, एक कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन चालू हो गया। French speaking communities during the 1950s and 1960s, the tension was more acute in Brussels. अब आ जाते हैं ब्रुसेल्स में। क्या सर, कि ब्रुसेल्स में स्टोरी एकदम चेंज हो जाती है। किस तरीके से कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि सर 59% डच, 40% फ्रेंच। ठीक है सर, ब्रुसेल्स में अगर आप देखें तो स्टोरी कंप्लीटली चेंज्ड। सर ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी किसकी है सर, फ्रेंच की। 80% ऑफ द पीपल दे स्पीक फ्रेंच और सिर्फ 20% सर दे स्पीक डच। सर स्टोरी कंप्लीटली चेंज कि सर कंट्री में तो डच मेजॉरिटी में है, बट कैपिटल सिटी में डच माइनॉरिटी में है और फ्रेंच मेजॉरिटी में है। अब इनके बीच में ये कंसिलिएशन आए कैसे सर, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया कि ऑलरेडी सेंटर में तो सर वो दोनों के बीच में रसाकसी चल ही रही है, सेंटर में सिचुएशन और थोड़ी एक्यूट हो गई है। तो अब यहाँ पे एक सिचुएशन अराइज हो सकती है कि सर अगर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी का एक्सप्लॉइटेशन कर रही है किसी भी तरीके से, या मेजॉरिटेरियनिज्म चलाने की कोशिश करेगी, तो वो कहाँ पे करेगी? क्योंकि कंट्री में तो डच मेजॉरिटी में है और वहीं पर सेंटर में या कैपिटल में डच माइनॉरिटी में है। फ्रेंच जो है वो कंट्री में माइनॉरिटी में है लेकिन कैपिटल में वो मेजॉरिटी में है। तो सर आखिर ये कॉम्पोजिशन का सोल्यूशन हम निकाले कैसे, गवर्नमेंट बनाए कैसे? क्योंकि सर अगर किसी एक व्यक्ति या किसी एक डोमिनेंट ग्रुप, सी ऑब्वियसली 59% डच है, तो अगर हम कॉमन मेथड से गवर्नमेंट बनाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण उनके मिनिस्टर्स भी ज्यादा होंगे, तो वो ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ डच पीपल को सपोर्ट करेगी। और वहीं पे कैपिटल की मैं बात करूं तो 80% फ्रेंच है, तो सर गवर्नमेंट अगर बनेगी तो सर उसमें 80% फ्रेंच, तो ऑब्वियसली 80% सीट्स फ्रेंच के पास हैं। सर दूसरी कम्युनिटी को तो कोई राइट ही नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या कोई सोल्यूशन निकल पाएगा? डेफिनेटली नॉट सर। इट विल लेड टू दिस टेंशन एंड स्ट्राइफ। Dutch community whose population is more in the country can force its will on the other two communities, whereas the French whose population is more in the capital can force its will on the other two communities। कि सर अब वही सी चीज हो जाएगी ना कि डच जो है वो कंट्री में अपनी मेजॉरिटी जमा सकते हैं, फ्रेंच जो है वो कैपिटल में, बट इससे क्या होगा, एक टेंशन का माहौल, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यहां पर जो बेल्जियन लीडर्स ने अप्रोच अपनाई उसको कहते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, यहां पर एक बहुत ही समझदारी करते हुए बेल्जियन लीडर्स ने एक अप्रोच अपनाई जिसको बोलते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेट करना मतलब सारी डिफरेंशिएशन या डाइवर्सिटीज को साथ में लेकर आकर अपने साथ समेट लेना और एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करना। किस तरीके से समझते हैं? The Belgian leaders recognize the existence of regional difference and cultural diversities। उन्हें ये समझ आ गया कि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं और रीजनल डिफरेंसेस भी हैं, तो हमें इस चीज को बहुत ही समझदारी के साथ टैकल करना होगा। They amended their constitution 4 times। उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया 1970 से लेकर 1993 तक। क्यों? ताकि वो एक ऐसा अरेंजमेंट बना सके जो कि बाद में चलकर पूरे वर्ल्ड के लिए एक पीस मॉडल साबित होगा। एक ऐसा अरेंजमेंट बना सके जहां किसी भी प्रकार का कोई टसल ना हो और सब साथ में एक कंट्री के अंदर पीसफुली रह सकें। तो 1970 से 1993 तक उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लेकर आए जो आप देखेंगे कि बहुत ही इफेक्टिव थे। सर सबसे पहली चीज क्या हुई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री के लिए होगी, वहां पर इक्वल सीट्स दे दी गई कि सर डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम ही नहीं है मेजॉरिटी या पॉपुलेशन के बेसिस पे। क्योंकि देखिए अभी क्या होता है कि आपको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन आपकी पॉपुलेशन के बेसिस पे मिलता है, बट यहां के लीडर्स ने क्या किया कि आपको इक्वल इक्वल सीट्स दे दी कि सर अगर 200 सीट्स डच की हैं, 200 फ्रेंच की हैं, ठीक है, नो मैटर ऑफ पॉपुलेशन, 200 लोग आपके 200 लोग आपके। अब आप कैसे ही मेजॉरिटी ला सकते हैं, कैसे ही कोई एक व्यक्ति मेजॉरिटी लेके आ जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए 50+1 वोट तो चाहिए ना, बट यहां तो 50-50 शेयर ही है। तो ऑब्वियसली हमें ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे जो कि दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, तभी वो पास होंगे। तो सर इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ सीट्स हैं प्लस इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे, कि जो कैबिनेट बनेगी उसमें इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे दोनों ही डच और फ्रेंच कम्युनिटीज से। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group। अब क्या होगा कि अगर कोई एक स्पेशल लॉ आ रहा है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज या रिलीजन या उनके कल्चर से रिलेटेड, तो क्या होगा कि हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से मेजॉरिटी होनी चाहिए कि सर जर्मन स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, इन तीनों के लिए सीट्स रिजर्व की गई और इन तीनों की मेजॉरिटी होनी चाहिए। कि सपोज जर्मन वालों को कितनी दी हैं हमने सीट्स, सर 15 सीट्स दी हैं, तो उनमें से 8 लोगों की मेजॉरिटी यहाँ पे होनी चाहिए। 200 सीट डच फ्रेंच की थी, तो 100 लोग तो कम से कम डच के होने चाहिए, 100 लोग फ्रेंच के होने चाहिए। जब टोटल इतनी मेजॉरिटी मिलेगी दोनों ग्रुप से इंडिविजुअली कि सर इन दोनों ने तो कर दिया बट इनके सिर्फ 5 मेंबर्स नहीं किया, सर लॉ पास नहीं होगा। लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब लैंग्वेज, लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है सर लैंग्वेज, ठीक है, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। तो कोई भी स्पेशल लॉ जो किसी पर्टिकुलर कस्टम या कल्चर के लिए बनाया जाएगा, वहां पर हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप की मेजॉरिटी चाहिए पड़ेगी, कोई भी एक ग्रुप जो है वो लॉ नहीं बना सकता है। सर कितनी अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या, अगेन जो मैंने आपको बात कही थी कि सर जब किसी भी डिसीजन को लेने में ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो उस डिसीजन की इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सर ज्यादा लोगों की सहमति उस डिसीजन मेकिंग में है, तो पीपल विल बी अल्टीमेटली एक्सेप्टिंग दैट, फाइन, ठीक है सर। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमने बना दिया, अब स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या। तो सर हर एक स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि देखिए मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, ये क्या है सर, बेल्जियम, नॉर्थ साउथ, ठीक है, यहां पे डच, यहां पे सर फ्रेंच, यहां पे सर जर्मन, ठीक है। क्या किया गया कि जो पूरी कंट्री की पार्लियामेंट है वहां पे 50-50 सीट्स दे दी गई, 50-50% सीट्स दोनों को दे दी गई। ऑलराइट सर, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। लिंग्विस्टिक मिनिस्टर्स भी बनाएगा कि जर्मन स्पीकिंग से भी यहां पर मेंबर्स आएंगे, ठीक है। अब क्या है, अब सर स्टेट्स हैं यहां पर, तो क्या किया, स्टेट को अपनी इंडिपेंडेंट पावर दे दी गई कि सर स्टेट अपने डिसीजन खुद ले सकता है, स्टेट में सेंटर ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगा, सेंटर का इंटरफेरेंस स्टेट गवर्नमेंट्स में ज्यादा नहीं होगा। तो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स में तो क्या ही प्रॉब्लम है। डच स्पीकिंग एरियाज में जो स्टेट गवर्नमेंट बनेगी वहां पे डच स्पीकिंग मेंबर्स होंगे, जहां पे फ्रेंच स्टेट गवर्नमेंट होगी फ्रेंच स्पीकिंग होंगे, जर्मन वाले मेजॉरिटी एरिया में जर्मन स्पीकिंग होंगे, ठीक है सर, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम का चांस है ही नहीं। तो इसीलिए उनको इंडिपेंडेंस भी दे दी कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको किसी भी तरीके से वो नहीं करेगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी उनके काम में, स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्री, ठीक है। हर कम्युनिटी अपनी रीजनल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है और अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्थ और साउथ के बीच में, ठीक है सर। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। अब आते हैं ब्रुसेल्स में कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन ब्रुसेल्स में भी हमने देखा था कि जो समीकरण है वो बहुत ही अलग है, डेफिनेटली सर। तो अब क्या किया जाए, ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई कि सर ब्रुसेल्स की एक अलग गवर्नमेंट होगी जहां पर अगेन इक्वल सीट्स होंगी दोनों कम्युनिटीज के लिए, कि नो मैटर सिर्फ 20% डच हैं, बट सर अगर 50% फ्रेंच सीट है तो 50% डच सीट भी होंगी। अगेन सर बहुत अच्छी बात है, इससे क्या कोई स्ट्राइफ नहीं होगी। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। अब फ्रेंच ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि तो सर 80% है ना, क्योंकि सर डच ने सेंटर में फ्रेंच को इक्वली रिप्रेजेंटेशन दिया, तो वहीं पर कैपिटल में फ्रेंच ने डच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया और कहा कि ठीक है हम इक्वल सीट्स के लिए अग्री करते हैं और किसी भी डिसीजन मेकिंग को करने के लिए हम सभी को एक साथ आकर काम करना पड़ेगा और इक्वल सीट्स डिवाइड होने से हमें इक्वली सारे डिसीजन मेकिंग करनी होगी। तो हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल सीट्स, उसी के उससे अलग और उससे सेपरेट एक गवर्नमेंट बनी ब्रुसेल्स में जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से एकदम अलग है और वहां पर भी इक्वल नंबर ऑफ सीट्स। तो नो मैटर व्हाट आप किस एथनिक कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, आप माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहे हैं या मेजॉरिटी से बिलोंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट आर इक्वल फॉर यू। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग होगी वो बायस्ड नहीं हो सकती है।
एंड दिस इज नोन एज द बेल्जियन मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। अल्टीमेटली इस चीज से इतना फायदा हुआ ना कि वो जो वहां एक बेल्जियम एक एरिया बन सकता था बहुत बड़े दंगे फसाद का, वो पूरी तरीके से टल गया। और आप ध्यान देंगे तो सर ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, बहुत छोटे लेवल तक छोटी छोटी चीजों में भी इन चीजों का ध्यान रखा गया। जैसे आप इस एक बोर्ड को देखेंगे तो वहां का ये एक साइन बोर्ड है और ये दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम शोइंग नेम ऑफ प्लेसेस ऑफ डायरेक्शन इन 2 लैंग्वेजेस, फ्रेंच एंड डच। कि सर फ्रेंच और डच दोनों लैंग्वेजेस में स्ट्रीट बोर्ड भी लगाएगा कि ठीक है कोई बात नहीं सर, अगर कोई फ्रेंच आ रहा है या डच आ रहा है तो उसको भी तो समझ आना चाहिए ना। क्योंकि अब इंडिया की ही मैं बात करता हूं कि इतने सारे लोग रहते हैं, अब सर कोई नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जा रहा है और वहां सारे बोर्ड तेलुगु या तमिल में ही लिखे हुए हैं तो आप कैसे समझिएगा, या फिर साउथ इंडिया से सेंट्रल इंडिया में कोई आ रहा है तो सारे बोर्ड हिंदी में लिखे हुए हैं तो वो कैसे समझेंगे। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी डू, हम जनरली कोशिश करते हैं कि उसे इंग्लिश में भी लिखें ताकि लोग उसे इजीली समझ सकें, क्योंकि इंग्लिश जो एक कॉमन लैंग्वेज है। डच और फ्रेंच गवर्नमेंट में क्या किया गया कि सर 2 बोर्ड्स लगाए गए दोनों अलग अलग लैंग्वेज के लिए ताकि किसी भी कम्युनिटी को किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। Apart from the central and state government, there is one community government. This community government is very important. कि सर अब फ्रेंच और डच गवर्नमेंट तो ठीक है, बट एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या है कि सर हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड, हमारे पर्सनल लॉज से रिलेटेड, सपोज डच स्पीकिंग पीपल के कुछ कस्टम कल्चर है, उनके कस्टम या कल्चर से रिलेटेड हमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं तो कौन बनाएगा, सर कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है कि वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी या डच या फ्रेंच मिलकर या पार्लियामेंट नहीं बनाएगा, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी। बिकॉज वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बना रही है तो ऑब्वियसली सर वो इशू है। जैसे मैं आपको बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सर इंडिया की अगर मैं बात करूं कि सर हिंदूज मुस्लिम्स रह रहे हैं, सिख्स रह रहे हैं, अब सडनली पार्लियामेंट में मेजॉरिटी अगर हिंदूज की है और वो सिख के लिए रूल बनाने लगे तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे, सर ऑब्वियसली नॉट, दे विल व्हाई दे विल एक्सेप्ट, क्योंकि सर हमें कोई राइट नहीं है उनके कस्टम या कल्चर में इंटरफेयर करने का या उनके लिए रूल बनाने का। हाँ, अगर वो अपने रूल स्वयं बनाएंगे तो उन्हें अपने रिलीजन के बारे में ज्यादा पता है और वो जो रूल बनेगा वो सब लोग इजीली एक्सेप्ट भी कर लेंगे। इसी चीज को देखते हुए बेल्जियम में जो गवर्नमेंट है उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई और उन्होंने कहा कि हर कम्युनिटी के लिए अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी, इसमें सेंटर स्टेट या कैपिटल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू 1 लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वॉट वेयर दे लिव। अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए ये पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोग खुद गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे। ठीक है, और या फिर मैं बात करूं कॉमन गवर्नमेंट भी इलेक्ट कर सकते हैं और उस कम्युनिटी गवर्नमेंट में सभी कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। कि सर कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज जो होंगे उसका ध्यान ये कम्युनिटी गवर्नमेंट रखेगी। इसमें सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस पास नहीं कर पाएगी। और अगर आप देखेंगे कि अल्टीमेटली ये जो बेल्जियन मॉडल था सर पीस आउट हो गया उसके कारण कि एक स्ट्राइफ, एक प्रॉब्लम हो सकता था, एक डिसकंटेंट फैल सकता था, बट बिकॉज एकोमोडेशन किया गया, मेजॉरिटी को सपोर्ट नहीं किया गया, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उनकी कम्युनिटी की नीड्स का भी ध्यान रखा गया, उसके कारण कोई भी सिविक स्ट्राइफ नहीं हुआ एंड अल्टीमेटली पीस आउट हो गया हर जगह। द बेल्जियन मॉडल माइट सीम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऑल्दो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतने सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, बट इंस्टेड ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशन इट हेल्प्ड आउट to root out the differentiations and divisions या फिर जो conflict हो सकते हैं, and ultimately it helped to avoid civic strife between 2 major communities and a possible division of country on the linguistic lines। कि सर 2 communities के बीच में division हो सकता था और linguistic या language के lines पे एक division भी हो सकता था, इस पूरी country का ये अलग अलग parts में बढ़ सकती थी, but because of this accommodation ये problem नहीं हुआ and ultimately everything was sorted with peace। तो when many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter and that is why Brussels को European Union का कैपिटल बनाया गया था जब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाया, बिकॉज इट वाज द सिंबल ऑफ दैट पीस, दैट एकोमोडेशन कि सर कोई भी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी किसी को भी डोमिनेट नहीं कर सकती है एंड एकोमोडेशन इज आवर सिंबल, और यही चीज यूरोपियन यूनियन ने भी फॉलो करी। तो आपने देखा कि किस तरीके से बेल्जियन लीडर्स ने एकोमोडेशन का इस्तेमाल करके उस सिविक स्ट्राइफ, उस लिंग्विस्टिक डिवीजन को पूरी तरीके से नकार दिया एंड पीस प्रिवेल्ड एवरीवेयर। बट इसी के अपोजिशन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो हमारी ही नेबरिंग कंट्री श्रीलंका की स्टोरी में आप देखेंगे कि इसका कंप्लीटली अपोजिट हो रहा है। आप जानते हैं कि श्रीलंका सर इट इज़ द आइलैंड कंट्री ऑन इन द एक्सट्रीम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर लीडर्स ने कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच अपनाया, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का एक डिफरेंट गेम यहाँ पर चला और उसके कारण एंड में सिविल वॉर एंड सिविक स्ट्राइफ जो है काफ़ी लंबे वक्त तक श्रीलंका में चलता रहा।
श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन एंड इट हैज अराउंड 2 करोड़ पॉपुलेशन। अगेन सेम कि आइलैंड नेशन है ये, समवेयर यूपी के जितना इसका लैंड एरिया की हम बात करते हैं, यूपी के जितना भी नहीं, उससे कंप्लीटली थोड़ा बहुत कम। एंड जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। श्रीलंका emerged एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 और ये भारत के जस्ट 1 साल बाद 1948 में ही आज़ाद हुई थी। श्रीलंका की भी एथनिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस मैप को तो बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है, लेकिन आपको येलो कलर इसमें ज़्यादा दिखेगा और साइड लाइंस में ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। तो समझते हैं यहाँ के एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में कि सर 74% आर सिन्हाला स्पीकर्स। 74% जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो सिन्हालीज लैंग्वेज बोलते हैं। सिन्हाला एक लैंग्वेज है और 74% ऑफ द पीपल दे स्पीक सिन्हाला लैंग्वेज। वहीं पर मैं बात करूं कि जो 18% हैं वो तमिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये 74% आर सिन्हालीज, 18% आर तमिल। और मेनली अगर आप इनकी लोकेशन देखें तो ये जो येलो वाला रीजन है, येलो रीजन है, ये सिन्हालीज का है। अगर मैं बात करूं ऑरेंज वाले की और दिस डार्क ब्राउन वाले की तो ये तमिल्स, और तमिल्स में भी हम देखेंगे कि तमिल्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, 13% आर श्रीलंकन तमिल्स, 5% आर इंडियन तमिल्स। कि सर 13% जो हैं वो ओरिजिनली श्रीलंकन तमिल्स हैं और जो 5% है वो इंडियन तमिल्स हैं, जो तमिलनाडु से पास करके गए हैं, तमिलनाडु से मूव करके श्रीलंका गए हैं, दे आर 5% ऑफ इंडियन तमिल्स। तो अगर आप इस मैप में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर किस तरीके से यहां पर जो ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री है वहां पे श्रीलंकन तमिल्स रह रहे हैं। उसी के कुछ पैचेस में अगर आप देखें तो सर यहां पर इंडियन तमिल्स रह रहे हैं जो कि सिर्फ 5% हैं, और बाकी के येलो रीजन में सिन्हालीज रह रहे हैं और कुछ कुछ पैचेस में मुस्लिम्स रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर अलग एथनिक कंपोजिशन की मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ दी सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। तो जितने भी सिन्हाला लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं जो ओरिजिनली सिन्हालीज हैं वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? सर बुद्धिज्म। तो मेजॉरिटी रिलीजन क्या हुआ? सर बुद्धिज्म। इंडियन तमिल्स की मैं अगर बात करूं तो दीज तमिल्स आर मोस्टली हिंदूज और मुस्लिम्स, और उसमें से कुछ परसेंट जो हैं वो क्रिश्चियंस भी हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। कि सर सिन्हाला बोलने वाले लोग मैक्सिमम कौन सा दिस रिलीजन आर टेकिंग अप? सर बुद्धिज्म। अगर मैं बात करूं कि सर जो तमिल्स हैं, इंडियन एंड श्रीलंकन तमिल्स बोथ, वो कौन है? सर हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं। और मैं अगर बात करूं 7% ऑफ पॉपुलेशन की तो वो सर क्रिश्चियन है, जो कि सिन्हाला और तमिल दोनों में आती है। तो अगर आप यहाँ पे 2 चीजों पे फोकस करेंगे तो पहली चीज की सर मेजॉरिटी किसकी है यहाँ पर? सर सिन्हालीज की। जो मेजॉरिटी लैंग्वेज है दैट इज सिन्हाला लैंग्वेज। माइनॉरिटी किसकी है? सर तमिल्स की। दूसरा रिलीजन वाइज भी अगर मैं देखूं तो Buddhism is in majority and this Hindu, Muslim and Christianity it's in quite a minority, definitely sir। अब देखते हैं श्रीलंका में क्या हो रहा है। सर श्रीलंका में हो रहा है मेजॉरिटेरियनिज्म। क्या होता है सर मेजॉरिटेरियनिज्म? अगर आप नाम से ही देख पा रहे हैं, मेजॉरिटी मींस ज्यादा। तो मेजॉरिटेरियनिज्म में वो क्या बात करते हैं कि सर कंप्लीट एंड टोटल डोमिनेंस। सर किस तरीके से? मेजॉरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। कि सर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है जैसे सिन्हालीज हैं तो वो श्रीलंका को किसी भी तरीके से चला सकते हैं बाय डिसरिगार्डिंग द नीड्स, डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। कि सर रूल जो है वो मेजॉरिटी का ही चलना चाहिए, नो मैटर व्हाट। आप माइनॉरिटी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, आपको जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी के ऊपर होना चाहिए, और मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उसका कंप्लीट डोमिनेंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और यही चीज हमें देखने को मिलती है श्रीलंका के अंदर। ऑल्दो 1948 में वो आजाद हुए, लेकिन 1956 से जब से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश होना शुरू हुई तो वहां के लीडर्स ने अलग अलग स्टेप्स लेने शुरू किए, पर्टिकुलरली सिन्हालीज लीडर्स ने, जिसपे उनका मेन फोकस था कि सर हम सिर्फ सिन्हालीज और बुद्धिज्म को प्रमोट करेंगे और बाकी रिलीजन और कस्टम्स को साइड लाइन कर देंगे। अगर आप देखें तो सर 1956 में एक एक्ट पास किया गया श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें क्या किया गया कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गया। अब ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला होने से प्रॉब्लम क्या होगी कि सर जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होंगे, गवर्नमेंट के सर्कुलर होंगे, जो भी गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स होगी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन इन सिन्हालीज लैंग्वेज। सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज कि सर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स कुछ भी होंगे तो वो सिन्हालीज लैंग्वेज में होंगे। सर तमिल को पूरी तरीके से डिसरिगार्ड कर दिया गया। दूसरी चीज गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज भी अपनानी शुरू कर दी, जैसे कि मैं बात करूं यूनिवर्सिटीज में या गवर्नमेंट जॉब में, तो सिन्हालाज या सिन्हालीज पीपल को ज्यादा उन्होंने प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया, उन्हें ज्यादा रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया, उनके लिए सीट ज्यादा रिजर्व करनी शुरू कर दी। लेटर ऑन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। की जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें बुद्धिज्म को
ऑफिशियल रिलीजन भी बना दिया गया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर है कि सर आपकी लैंग्वेज, आपका कल्चर, आपका रिलीजन, हम सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं। सर, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मीन्स to measure establish Sinhala supremacy। तो ऑल्दो गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुई थी, बट यहां पर उन्होंने पॉपुलेशन को ध्यान में ना रखते हुए या एथनिसिटी को ध्यान में ना रखते हुए पॉपुलेशन से गवर्नमेंट इलेक्ट की थी। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी है तो ऑब्वियसली सर पार्लियामेंट में ज्यादा लोग सिन्हालीज ही आएंगे, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ सीट्स यहां पे नहीं रिजर्व की गई थी एज इट वाज डन इन बेल्जियम, कि इक्वल नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, आपका जो पॉपुलेशन है उसी के बिहाफ में आपको सीट्स रिजर्व मिलेंगी। सिन्हालीज गवर्नमेंट ज्यादा थी। अब ऑल्दो गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुई है, लेकिन सिन्हालीज की मेजॉरिटी होने के कारण उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी। हमने क्या बात की कि सर ये सारी चीजें होनी शुरू हुई, बुद्धिज्म को फॉस्टर और प्रोटेक्ट किया जाने लगा, उसे एक मेजर रिलीजन बना दिया गया, and ultimately all this led to the civic strife and tussle। all these government measures gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils कि सर they started feeling alienated, वो खुद को अलग फील करने लगे कि सर हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए तो काम ही नहीं कर रही है, सिर्फ बुद्धिज्म और सिन्हालीज को ही वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा क्या, हमारा हिंदुइज्म, हमारा इस्लाम, हमारी क्रिश्चियनिटी, हमारी तमिल लैंग्वेज, सर उसका क्या। सिन्हालीज ने उसे सप्रेस करना शुरू किया। नन ऑफ द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, दे डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट, इवन द पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो भी उनको बहुत इक्वली नहीं मिल रही थी। सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी जो कम्युनिटी थी उन्हीं के डोमिनेशन को स्टैब्लिश किया जा रहा था पार्लियामेंट में, उन्हीं की संख्या बढ़ाई जा रही थी, इन लोगों को कोई भी रिप्रेजेंटेशन इक्वली नहीं दिया जा रहा था। दे वर डिस्क्रिमिनेटेड इन गेटिंग जॉब्स एंड एजुकेशन, कि सर उनको डिस्क्रिमिनेशन होने लगा जॉब्स और एजुकेशन में, क्योंकि सर सिन्हालीज लैंग्वेज है, तमिल्स की एजुकेशन, उनकी लैंग्वेज, उनके कस्टम, उनके कल्चर, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उनके इंटरेस्ट को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जा रहा था। एंड अल्टीमेटली इन सब से क्या हुआ सर, एज अ रिजल्ट द रिलेशनशिप बिटवीन सिन्हाला तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन्ड ओवर टाइम और विद इन टाइम। सिन्हालीज और तमिल्स के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड हो गए, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गया। एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स एस्टेब्लिश करने शुरू किए, ये हेटरेड, ये फीलिंग ऑफ अपोजिशन, ये बढ़ती गई तमिल्स के अंदर। एंड अल्टीमेटली इट लेड टू द सिविल वॉर इन श्रीलंका, जो कि काफ़ी लंबे वक्त तक चला और आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा लॉस भी हुआ उसके कारण। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स, और इसी कारण से क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी पार्टीज बनानी शुरू की और स्ट्रगल्स फॉर्म करने शुरू किए। और आपने मेजर पार्टी का नाम सुना होगा कि सर LTTE का फॉर्मेशन हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल असर्शन करने शुरू किए, वायलेंट ग्रुप्स बनाने शुरू किए, मोबिलाइजेशन करना शुरू किया श्रीलंकन तमिल्स का, और वायलेंटली अपने राइट्स को असर्ट करना शुरू किया। और उनकी मेजरली क्या डिमांड्स थी कि सर तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, सिन्हाला के साथ साथ तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, हमें अपनी रीजनल ऑटोनॉमी मिले कि सर हमारे जो एरिया है वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारी मेजॉरिटी डोमिनेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, सिन्हालीज लीडर्स हमें लीड नहीं करने चाहिए, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जॉब्स और एजुकेशन के लिए। एंड फॉर दैट पर्पस ओनली जब इसे पूरी तरीके से डिनाई कर दिया जाने लगा तो एक वायलेंट अपोजिशन ग्रुप बना, जिसको हमने बात की LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। तमिल ईलम, पहले इन दो टर्म्स को समझते हैं सर। तमिल ईलम, ईलम का मतलब होता है स्टेट, ठीक है, जैसे हम स्टेट या राज्य बोलते हैं तो उसको तमिल लैंग्वेज में ईलम कहा जाता है, ठीक है। द डिमांड फॉर तमिल्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस वाज रिपीटेडली डिनाइड एंड बिकॉज ऑफ दिस 1980 से सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड, और उसमें से इंपॉर्टेंट थी तमिल ईलम, जो डिमांड कर रही थी कि सर हमें एक सेपरेट तमिल ईलम चाहिए, सेपरेट स्टेट ही चाहिए, हम नहीं रहना चाहते हैं श्रीलंका के साथ। और कहाँ पे मेनली वो मांग रहे हैं सर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहाँ पे इन तमिल्स की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, पर्टिकुलरली श्रीलंकन तमिल्स की। और मैं बात कर रहा हूँ कि LTTE सर, इसका फॉर्मेशन हुआ था अराउंड 1776 में। द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, ये पार्टी का नाम था, वाज अ तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज ध्यान दीजिए, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अपने श्रीलंकन तमिल्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाने लगी और इन्होंने वॉर लड़ने शुरू किया। ये कब फॉर्म हुई थी सर, 1976 में। और इसके लीडर कौन थे सर, वेलुपुल्लई प्रभाकरण। वेलुपुल्लई प्रभाकरण ये व्यक्ति हैं, इन्होंने LTTE का फॉर्मेशन किया था। और आप देखेंगे कि काफ़ी लंबे वक्त तक ये संघर्ष चला, काफ़ी लंबे वक्त तक ये प्रॉब्लम हुई। और आप देखेंगे कि इवन 1986-87 में इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भी भेजी थी, ठीक है, इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी यहाँ पे पीस स्टैब्लिश करने के लिए। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि इन तमिल्स और इंडियन फोर्स के बीच में ही झड़प होनी शुरू हो गई, झगड़ा होना शुरू हो गया, जिसके कारण काफ़ी सारे तमिल्स मारे गए।
तो अल्टीमेटली जो इंडिया के तमिल्स थे उनके अंदर एक हेट्रेड आने लगी कि सर इंडियन गवर्नमेंट उन्हें हमारे तमिल्स को सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि वो वहां जाकर हमें ही मार रहे हैं। एंड फॉर दैट पर्पस ओनली आप देखेंगे कि राजीव गांधी जी इसी पर्पस का मुआयना करने के लिए साउथ इंडिया तमिलनाडु गए हुए थे और वहीं पर उनका असैसिनेशन हुआ था बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन ओनली। ठीक है, तो एलटीटी का फॉर्मेशन हुआ और एक मिलिटेंट मोबिलाइजेशन होने लगा। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट और एक सिविल वॉर जो है वो चालू हो गया। सिविल वॉर क्या होता है कि सर विद इन द कंट्री दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, सिविलियंस के बीच में एक वॉर चालू हो गया, एक सिविल वॉर चालू हो गया जहां पे एलटीटी ने अपनी वायलेंट डिमांड रखनी शुरू की, गवर्नमेंट ने सप्रेस करना शुरू किया, उन्होंने काउंटर मोबिलाइजेशन करना शुरू किया एंड अल्टीमेटली ये काफी लंबे वक्त तक चला। अगर आप देखेंगे तो दिस सिविल वॉर इट स्टार्टेड फ्रॉम 23 जुलाई 1983 और ये 2009 तक चला। आप देखेंगे लगभग 25 ईयर्स के आसपास ये वॉर चला बिटवीन एलटीटीई एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट। और इसका रीजन क्या था कि सर एलटीटीई डिमांड कर रही थी कि हमें सेपरेट तमिल स्टेट चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड्स को बिल्कुल भी हीड नहीं दी जा रही है, हमारी डिमांड्स को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं किया जा रहा है एंड वी कांट बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। और 2009 तक ये चलता रहा और ऐसा माना जाता है कि अभी भी ये कहीं ना कहीं एलटीटीई जो है अभी भी अपना काम कंटिन्यू रख रही है और ये वॉरफेयर अभी भी जारी है। ठीक है, सो ये आपने देखा कि मेजॉरिटेरियन रूल अपनाने से क्या प्रॉब्लम हुआ कि सर मेजॉरिटेरियन रूल आ जाने के कारण एक कम्युनिटी पूरी तरीके से एलियनेटेड फील करने लगी एंड विद इन टाइम उन्होंने अपनी डिमांड्स को वायलेंटली पुट अप करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने, अगर यहीं पे आप इंडिया का केस भी देखेंगे तो इंडिया में भी ऐसी कई कम्युनिटीज थी जिन्होंने डिमांड की थी कि सर हमें इंडिया का पार्ट नहीं रहना है, हमें सेपरेट होना है। आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को उठा के देख लीजिए, वहाँ पे ये वायलेंट अपोजिशन काफी लंबे वक्त चला। जम्मू कश्मीर में आप ये इशू देख लीजिए, आप पंजाब में ये इशू देख लीजिए। बट इंडियन गवर्नमेंट ने अगेन वो अकोमोडेशन अपनाया, उन्हें वहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी दी, उन्हें ऑटोनॉमी दी और कोशिश की कि सर इनकी जो डिमांड्स है इनको फुलफिल किया जाए, इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, इनको किसी भी तरीके से डिनाइड ना फील होने दिया जाए। बट वहीं पे आपने देखा कि श्रीलंका में लीडर्स ने क्या किया कि सर वो पूरी तरीके से डिनाई कर रहे थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के नीड्स और इंटरेस्ट को। वो सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी लैंग्वेज, मेजॉरिटी रिलीजन, मेजॉरिटी कम्युनिटी को ही सपोर्ट कर रहे थे, उनके एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे, उनके जॉब को सपोर्ट कर रहे थे एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी वाज फीलिंग एलियनेटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन उन्होंने मिलिटेंट मोबिलाइजेशन करना शुरू किया, जिसके कारण काफी लंबे वक्त तक श्रीलंका में सिविल वॉर चलता रहा। काफी लोग मारे गए, काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रही और बहुत सारे रिसोर्सेज इस सिविल वॉर में वेस्ट हुए एंड अल्टीमेटली 2009 में ये जाकर खत्म हुआ। बट स्टिल पीस अभी भी वहां पर अच्छे से एंश्योर नहीं हो पाया था। और अगर आप देखें, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, Many families were forced to leave the country because of this civil war और कई सारे जो हैं वो रेफ्यूजीज बन गए, कई सारे लोग इंडिया वापस आ गए और कई सारे लोगों की लाइवलीहुड छिन गई। The civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country। कि सर although श्रीलंका was one of the most developed countries और अगर आप HDI इंडेक्स में भी देखेंगे तो श्रीलंका हमेशा इंडिया से ऊपर ही रहता था, लेकिन स्टिल जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं या कल्चरल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सिविल वॉर के कारण उसको बहुत डैमेज हुआ एंड अल्टीमेटली श्रीलंका की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा कोलैप्स भी करी इन्हीं सब चीजों के चलते। और जो एक सिंपल एक जो बेसिक मशीनरी है, स्टेट मशीनरी, वो थ्रू आउट द टाइम पूरी तरीके से कोलैप्स्ड रही। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा कि सर बेल्जियम और श्रीलंका में दो डिफरेंट स्टोरीज हमने पढ़ी और दोनों में दो अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले, दो अलग अप्रोच देखने को मिले और उसके रिजल्ट्स भी अल्टीमेटली अलग थे। बात करूं अगर मैं बेल्जियम के बारे में, तो लीडर्स ने रियलाइज किया कि सर यूनिटी जो है कंट्री की वो तभी एस्टेब्लिश हो सकती है जब हम डिफरेंट ग्रुप्स की फीलिंग्स और उनके इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करेंगे और उनके रीजन्स और रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करेंगे। वहीं पर श्रीलंका में क्या हुआ कि सर अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी डोमिनेंस फोर्स करना चाहेगी और पावर शेयर नहीं करना चाहेगी तो अल्टीमेटली यूनिटी जो है वो पूरी तरीके से भंग हो जाएगी एंड इट विल लीड टू द डिसरप्शन, डेथ्स, लॉसेस एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स। Such a realistic realization resulted in mutually accepted arrangement for sharing power। बेल्जियम में क्या हुआ कि सर उन्होंने ये रियलाइज किया तो उन्होंने एक म्यूचुअली एक्सेप्टेड कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ने एक दूसरे को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए अग्री किया एंड पीस प्रिवेल्ड। वहीं पर श्रीलंका में तो आपने देखा ही कि रिजल्टेड इन सिविल वॉर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल, कि सर उससे किसी का भी फायदा नहीं हुआ। तो सर यहीं से हम आते हैं कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। अब आपको ये बेसिक बात तो समझ आ गई होगी कि पावर शेयरिंग ना करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो पावर शेयरिंग करने के दो रीजन देते हैं। मेनली हम दो एस्पेक्ट्स में इनको पढ़ते हैं, एक होता है सर प्रूडेंशियल रीजन, एक होता है सर मोरल रीजन। ऑलराइट सर, प्रूडेंशियल को अगर आप समझें तो प्रूडेंशियल का मतलब होता है प्रैक्टिकल,
कि एक तो हो गया सर मोरल रीजन, एक हो गया फिलोसॉफिकल रीजन, कि कोई भी बात को कहने का सर एक तो होता है प्रैक्टिकल पॉइंट और एक तो हम फिलोसफी दे रहे हैं, बस ठीक है, वो वाली बात है कि सर मेहनत करो तभी फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, सर मोरल तो हो गया। बट क्या प्रैक्टिकलिटी क्या है कि ऑब्वियसली सर अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली मेरा काम आके तो कोई और करेगा नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट प्रैक्टिकलिटी इज। तो पावर शेयरिंग के दो रीजंस दिए जाते हैं, या कहा जाता है कि दो कारणों से पावर शेयरिंग करनी चाहिए। पहला रीजन क्या सर? प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल क्या कि सर प्रैक्टिकल रीजन। प्रैक्टिकल रीजन क्या बोलता है कि सर प्रूडेंशियल रीजन इज बेस्ड ऑन अ केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, कि सर हमने गेन्स और लॉसेस देख ले कि पावर शेयरिंग करने से क्या फायदे हैं, क्या लॉस हैं, पावर शेयरिंग ना करने से क्या फायदे क्या नुकसान है, और अल्टीमेटली हमने देखा कि पावर शेयरिंग करने से फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। इट स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। और अल्टीमेटली प्रूडेंशियल या प्रैक्टिकल रीजन क्या कहता है कि प्रैक्टिकलिटी में हमने देख लिया है कि पावर शेयरिंग जो है वो अच्छे रिजल्ट्स लेकर आता है, एंड हमने देखा बेल्जियम और श्रीलंका के स्टोरी में। मोरल रीजन क्या कहता है कि सर डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग पर ही तो बेस्ड है। डेमोक्रेसी के मोरल्स पे अगर हम चलें या डेमोक्रेसी के आइडियल्स को अगर हम फॉलो करें, तो वो क्या बात कर रहे हैं कि सर हमें बेसिकली फोकस इस बात पे करना है कि क्या सही है क्या गलत है। मोरल जनरली मोरालिटी यही बात करती है ना कि सही और गलत के बीच में अंतर। तो उनका क्या कहना है कि पावर शेयरिंग ना करना गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मेन आइडियल है वो पावर शेयरिंग ही है, वो पावर शेयरिंग पर ही बेस्ड है। इट एम्फेसाइजेस दैट एवरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। और ये कहता है कि सर पावर शेयरिंग का हर एक एक्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। प्रूडेंशियल रीजन क्या कहता है? प्रूडेंशियल रीजन सर ये कहता है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, कि सर सबसे पहली चीज कि जो कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी है दो ग्रुप्स के बीच में वो कम हो जाती है। दूसरी चीज सोशल कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या होता है? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, बट वायलेंस होता है, डेथ्स होती हैं, लोगों की लाइवलीहुड खराब होती हैं। बट वहीं पे अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो इससे क्या हो रहा है? एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, एक कल्चरल स्टेबिलिटी है, एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है जो पूरी कंट्री में प्रिवेल करेगी। तीसरा क्या है कि अगर पावर शेयर नहीं की गई तो वो यूनिटी ऑफ द नेशन को अंडरमाइन कर सकते हैं, कि यू नो नेशन में जो यूनिटी है, एक एकता बनी हुई है, उसको भी अंडरमाइन कर सकती है। एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन, एक रीजन को दूसरे रीजन, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट में लड़वा सकती है, बढ़वा सकती है, एक हेट्रेड जगा सकती है, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू मोर डिसरप्टिव रिजल्ट्स। सर इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन 1947 यही तो था, पावर शेयरिंग को लेकर ही तो वो लड़ाई थी, एंड अल्टीमेटली आपने देखा कितना डेथ, कितना ब्लडशेड, कितना वायलेंस हुआ, एंड अल्टीमेटली एक पूरी कंट्री ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well। और सर अगर टिरानी मतलब एक तरफा रूल, अपना राज, स्वयं का ऑटोक्रेसी, तो अगर मेजॉरिटी टिरानी चला रही है तो वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए खराब नहीं है, मेजॉरिटी के लिए खुद के लिए भी खराब है। क्यों? आपने देखा सिविल वॉर हुआ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटी के लोग मारे गए, मेजॉरिटी के लोग भी मारे गए, कई सारे लीडर्स मारे गए, कई सारे लोगों को अफेक्ट हुआ, उनकी लाइवलीहुड खराब हुई। क्योंकि सर वॉर होगा तो डिस्ट्रक्शन तो हर केस में होना ही है, हाँ कम ज्यादा हो सकता है बट डिस्ट्रक्शन हर तरीके से ही होगा। सो अल्टीमेटली अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को उसके रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। मोरल रीजन की बात करें तो सर पावर टू द पीपल। सर बहुत सिंपल सी बात है कि मोरल रीजन कहता ही यही है कि सर राइट या रॉन्ग क्या है। तो पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट इफेक्ट्स। कि सर डेमोक्रेसी कहता ही यही है कि पावर उन लोगों को दी जानी चाहिए जिनको डेमोक्रेसी के अंदर उससे अफेक्ट हो रहा है। कि सर अगर मैं रूल बना रहा हूँ, रूल मेरे लिए बन रहे हैं, और अगर मुझे पावर नहीं दी जा रही है रूल्स और रेगुलेशंस बनाने की, तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या कहती है कि पावर शुड बी गिवन टू द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। कि सर हर व्यक्ति को ये राइट है कि उसके पास ये कंसल्टेशन उससे की जानी चाहिए कि आपको गवर्न कैसे किया जाएगा, आपके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, वो बनाने से पहले या छापने से पहले हमें ये करना है कि लोगों का कंसल्टेशन भी तो लेना है, क्योंकि रूल्स बन किसके लिए रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर किसके लिए रही है? सर हम लोगों के लिए ही। तो उन्हें पता भी तो होना चाहिए ना कि हमें क्या नीड्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, हमारी क्या एस्पिरेशंस हैं। जबरदस्ती रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने से ही तो विकास नहीं हो पाएगा ना। A legitimate government is one where citizens acquires a stake in the system through participation। और एक legitimate government वही होती है जहां पर citizens जो हैं वो government का एक हिस्सा होते हैं, government का एक part होते हैं, और government का एक prominent part होते हैं through proper participation। So this is the moral reason। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज इसको अच्छे से मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इस पूरे चैप्टर में से यही सवाल आता है। जनरली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट ये सवाल मैक्सिमम टाइम्स आता है कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। दो रीजन मेंशन कीजिए कि मोरल और प्रूडेंशियल रीजन क्या है,
और इसके बाद वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि सर पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी में। सो दीज टू टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट पीपल। बात करते हैं पावर शेयरिंग की अब जरूरत क्यों है। सर इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। कि सर डेमोक्रेसी में लोग खुद को रूल करते हैं थ्रू डिफरेंट सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। तो अगर लोग खुद को रूल कर रहे हैं तो उनके पास पावर होनी चाहिए ना कि हमें कौन रूल करेगा उसे इलेक्ट किया जाए, हमसे कंसल्टेशन तो होनी ही चाहिए ना। पीपल आर द सोर्स टू ऑल पावर। People rule themselves through institutions of self-governance. Due respect is given to diverse groups and views. All have a voice in shaping public policies. कि सर लोग हैं, लोग ही तो ये इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस मतलब गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब किसके लिए बन रहे हैं? सर हम लोगों के लिए ही तो बन रहे हैं। और अगर ये हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पीपल का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। जो पॉलिसीज अल्टीमेटली फॉर्म हो रही हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए हो रही हैं, तो कंसल्टेशन लोगों से तो होना ही चाहिए ना। कि सर उन्होंने बोला आप पानी ले लीजिए, बट पानी तो बहुत है मेरे यहाँ, मुझे तो बिजली चाहिए थी। फिर गेटिंग माई पॉइंट पीपल। बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में, ठीक है। तो डेमोक्रेसी तो हमें समझ आ गया कि सर डेमोक्रेसी क्या है। सर पावर शेयरिंग होना चाहिए, लोगों से कंसल्टेशन होना चाहिए, और अगर वो नहीं होगा देन इट इज नॉट डेमोक्रेसी, ठीक है। पावर शेयरिंग के फॉर्म्स की बात करें तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है। इट इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में हमने देखा था, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। आइए इसको समझते हैं एक एक करके कि पावर शेयर किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट लेवल्स। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि सर पावर इज शेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, पावर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में डिवाइडेड है। कि सर लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, लॉज बना रहा है। ये क्या कर रहा है सर, इंप्लीमेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, देख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं। और अगर आप देखें तो इनमें से कोई भी किसी पर्टिकुलर उससे ज्यादा सुपीरियर नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं, कि सभी लोग एक ही प्लेन पर हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, सबके पास इक्वल पावर्स हैं, ठीक है। सबके पास इक्वल पावर्स हैं, और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि सर ये दूसरे वाले से ज्यादा पावरफुल है और ये दूसरे वाले को ओवर पावर कर सकता है या उसको डोमिनेट कर सकता है। नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रहे हैं एंड सभी के पास इक्वल पावर है। Horizontal distribution of power allows different organs of the government placed at the same level to exercise different powers। कि सर एक ही लेवल पर हैं, बस अलग अलग पावर्स हैं उनके पास। कि हम सबके पास इक्वल पावर है, ठीक है, हम सबके पास अलग अलग पावर्स नहीं है, हम सबके पास इक्वल पावर्स ही हैं, बस हाँ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में है, डिफरेंट सिनेरियोज में है। फाइन। कि सर कलेक्टर के पास अलग पावर है, वहीं डीपीएस के पास, आईपीएस के पास अलग पावर है, ठीक है, बट हैं दोनों सेम ही लेवल पे, ठीक है। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power। और इससे क्या फायदा होता है कि कोई भी एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर्स को यूज ना करे, ऑटोक्रेट ना बन जाए, और अल्टीमेटली हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम को चेक कर रहा है। एंड ये सबसे अच्छी चीज है कि सर इससे क्या हो रहा है कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम आ रहा है। कैसे? In a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies। कि सर although ministers के पास पावर है और important जो लॉ मेकिंग पावर है वो मिनिस्टर्स के हाथ में है, लेकिन सर क्या वो इंडिपेंडेंट है? नहीं, उन्हें असेंबलीज में, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज में उस चीज़ के लिए आंसर करना है। वो क्वेश्चनेबल है, उनसे असेंबलीज जो हैं वो सवाल पूछ सकती हैं। ऑल्दो एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो लेजिस्लेचर का ही काम कर रही हैं, बट एग्जीक्यूटिव्स को फोर्स नहीं किया जा सकता है लेजिस्लेचर का काम करने के लिए। जैसे मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो कोई भी बिल लॉ तब बनता है जब प्रेसिडेंट का साइन होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर ने बिल तो पास कर दिया, बट लॉ कब बनेगा? जब एग्जीक्यूटिव का उसमें अग्रीमेंट होगा, और उसको फोर्स नहीं किया जाता, उसमें साइन फोर्स नहीं किया जा सकता उसमें साइन करने के लिए, ठीक है। सर अगेन ये तो उसमें इंडिपेंडेंट है, बट एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। और अल्टीमेटली जुडिशरी की मैं बात करूं कि ऑल्दो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को इलेक्ट कर रहा है या अपॉइंट कर रहा है, बट जुडिशरी किसी भी तरीके से इन दोनों के अंडर में नहीं है। वो किसी भी लेजिस्लेचर, किसी भी गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और किसी भी चीज को वो क्वेश्चन कर सकता है, और इवन उन पर भी सवाल उठाकर उन्हें सजा दे सकता है। तो आप देख रहे हैं कि सबके पास अपनी पावर है, सब इंटरडिपेंडेंट हैं, लेकिन एक दूसरे को काम को वो चेक भी कर सकते हैं। दिस सिस्टम इज नोन एज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। और इंडियन दिस पावर शेयरिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, कि यहाँ पे ऑर्गन्स खुद एक दूसरे को चेक करेंगे और सिस्टम को बैलेंस करके रखेंगे, जिसके कारण अथॉरिटेरियन रूल या मेजॉरिटी रूल स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर शेयरिंग एट वर्टिकल लेवल्स। अब पावर शेयरिंग कैसे हो रही है सर?
वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली तो हमने देख लिया, वर्टिकली हो रही है। तो वर्टिकल में क्या होता है, अलग अलग लेवल्स होती हैं और हर लेवल के पास कुछ अलग पावर्स होती हैं, ठीक है। तो वर्टिकल में इक्वल पावर शेयरिंग नहीं होती है। सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नोन एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। जैसे हमने बेल्जियम में देखा कि सेंटर में गवर्नमेंट, स्टेट में गवर्नमेंट, लोकल लेवल में गवर्नमेंट। तो दिस इज द वर्टिकल पावर शेयरिंग। अगर आप देखें कि टॉप पे एक है, उसके नीचे एक है, फिर उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। तो सबसे टॉप पे सर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन, उसके नीचे हर एक स्टेट की गवर्नमेंट कि सर सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर लोकल लेवल पंचायत में लोग, म्यूनिसिपल मेयर और वो सारे लोग। सो दिस इज नोन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग कि सर लोकल लेवल पे भी हम लोगों को पावर शेयरिंग दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक लेवल पे भी पावर शेयर हो और इक्वल पार्टिसिपेशन हो लोगों का। और इसको हम क्या बोलते हैं सर, फेडरलिज्म, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर में इसी वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग ऑल्सो एक्सटेंड्स टू लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर या फेडरलिज्म। तो हमने देखा वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर होती है। सोशल ग्रुप्स मतलब सोसाइटी में रहने वाले, हमारी जो सोशल आइडेंटिटी, अलग अलग कल्चर, रिलीजन, कस्टम, उनके बीच में। तो सोशल ग्रुप्स में भी दो टाइप्स में हमें पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। पहली, अलग अलग लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज ग्रुप्स, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में। जैसे in some countries there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislatures and administration। कि सर पावर शेयरिंग का हमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फेज देखने को मिलता है वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स की सर अलग अलग रिलीजन के बीच में पावर शेयर की जाती है कि हर एक रिलीजन को इक्वल, हमें जैसे बेल्जियम की अगेन मैं बात करूं, हर एक रिलीजन को इक्वल पावर दी गई। विमेन हो गई जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप जिनको माना जाता था अभी तक, उनको भी पावर दी जाती है। अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को पावर दी जाती है, रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है कि ताकि सर कोई भी किसी भी तरीके से सोसाइटी में मार्जिनलाइज ना रह जाए, सबको ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन भी करता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, कि सर ठीक है वो पॉपुलेशन में कम है बट स्टिल प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उनको भी मिलना चाहिए। तो हम पावर शेयर करते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में और लैंग्वेज के बीच में। और अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि एक फेयर पावर शेयरिंग जो होती है, एक जो क्योंकि पावर जो है वो किसी एक के हाथ में रहेगी, मेजॉरिटी के हाथ में रहेगी, तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हर एक कम्युनिटी को ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलता रहे। इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज ब्रिज गैप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। अब क्या हो रहा है कि पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो पहले बात करते हैं कि पावर शेयरिंग होती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है कि बेसिकली वो एक कनेक्शन है कि गवर्नमेंट और हमारे जो लीडर हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, उनका एजेंडा है, उनका मैनिफेस्टेशन है, वो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट और हमारे बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक सिंगल पार्टी जो है वो पावर में नहीं आ पाती है, तो उसके कारण क्या होता है, अलग अलग पार्टीज को साथ में आना पड़ता है, क्योंकि लोगों का वेलफेयर तो करना है गवर्नमेंट बनाने के लिए। People exercise their power with the help of political parties. The main objective of political parties is to form government, and competition among the political parties ensures representation of different ideologies and social groups। कि सर आप देखेंगे कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इन सब के बीच में डिफरेंशिएशन होने से क्या फायदा है कि सर हर एक व्यक्ति को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे फोकस कर रही है, एंड अल्टीमेटली जब अलग अलग पार्टीज गवर्नमेंट में आएंगे तो डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट एरियाज जो हैं वो रिप्रेजेंट होंगे। बट जैसा मैंने बताया कि कई बार गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो अलग अलग पार्टीज को साथ में आके कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। ठीक है, A coalition government is formed by an alliance of two or more political parties, usually when no single party enjoys majority support of the member in a legislature। तो दो या तीन पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती हैं, वो बात करती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, तो यहाँ पर वो पावर शेयर करती हैं एंड अगेन गवर्नमेंट में साथ में आती हैं। और इससे एक फायदा ये भी होता है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है। बात करें प्रेशर ग्रुप्स की, तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर मुद्दे के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं कि नहीं सर आपको ये बिल पास करना ही पड़ेगा। तो प्रेशर ग्रुप्स को भी अल्टीमेटली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पावर में वो पावर शेयरिंग करते हैं कि सर उनके पास भी पावर है कि वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके, उन्हें शेप कर सके। Pressure groups are formed in order to achieve a common objective. In a democracy, we find interest groups such as traders, businessmen, industrialists, farmers, industrial workers. कि सर वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप के लिए काम करते हैं कि सर मैं किसी पर्टिकुलर फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हूँ या बिजनेसमैन या ट्रेडर कम्युनिटी से, तो मैं अपनी कम्युनिटी, अपने ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हूँ, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाना चाह रहा हूँ। दैट इज नोन एज प्रेशर ग्रुप।
पीपल विद कॉमन ऑक्यूपेशन एंड इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड जनरली उनका एम क्या होता है कि वो पावर में नहीं आना चाहते हैं, बस वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि हाँ सर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करेंगे और अल्टीमेटली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे उनको अपने फेवर में बनवाएंगे। ठीक है। पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज इज वन ऑफ द वेज थ्रू विच प्रेशर ग्रुप शेयर पावर। और जनरली वो कैसे करते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी रूल और रेगुलेशन बनाने से पहले कमिटीज फॉर्म करती है कि वो उसके ऊपर स्टडी करे, रिपोर्ट्स बनाए। और जनरली क्या किया जाता है कि उन कमिटीज में वो जो भी पर्टिकुलर ग्रुप को अफेक्ट कर रही है उसके मेंबर्स को उन कमिटीज में रखा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अब कमिटी जो रिपोर्ट बनाएगी अल्टीमेटली इन्हीं लोगों के इन्फ्लुएंस से बनेगी और इसी कारण से वो इस तरीके से इनडायरेक्टली पावर शेयरिंग कर रहे हैं। और यहीं पर सेकेंड ग्रुप जो आते हैं दे आर नोन एज सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट की मैं बात करूं तो वो किसी पर्टिकुलर सोशल इशू जैसे वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को लेकर बात करें, डाउरी सिस्टम की बात करें, डैम्स बनने से लोगों के लाइवलीहुड के जाने की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें या कोई भी सोशल इशू हो सकता है। पर्टिकुलरली सोशल इश्यूज को लेकर ये मूवमेंट चलते हैं, ये लोग प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं और गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि आप इन सोशल इश्यूज के लिए स्टेप्स लीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए। सोशल मूवमेंट डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अगेन इनका काम भी सेम होता है इन्फ्लुएंस ग्रुप की तरह ही कि ये पार्टी या पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं, बस गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। किस लिए? सर बेटर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि सोशल जस्टिस स्टैब्लिश हो सके, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, इक्विटी आ सके, ऑप्रेस्ड क्लासेस को इक्वल राइट्स मिल सकें और किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो या उनके लिए काम हो सके। इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए सोशल मूवमेंट बनाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ नर्मदा बचाओ आंदोलन, आप सभी ने सुना होगा कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था सरदार सरोवर डैम, उसको रोकने के लिए सोशल मूवमेंट चला काफ़ी लंबे वक्त तक कि उन्होंने बात की कि यहाँ रहने वाले लोगों की लाइवलीहुड चली जाएगी, एनवायरमेंट को अफेक्ट हो रहा है एंड सो मैनी थिंग्स। सो दिस इज नोन एज सोशल मूवमेंट। What they do, they generally mobilize the public opinion और वो ये हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि सर नेशनल और रीजनल प्रॉब्लम्स क्या हैं और गवर्नमेंट को उनके ऊपर फोकस करना है। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि सर मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग जो है वो अलग अलग लेवल्स पर होती है। हमने बात की कि सर सबसे पहली हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, वर्टिकल पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अमंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, अमंग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, अमंग डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। एंड ये पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रीजंस भी हमने देखे मोरल और प्रूडेंशियल। और अल्टीमेटली सिर्फ एक ही चीज़ के साथ कंक्लूजन हम कर सकते हैं कि सर पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट या डिवीजन को हटाने के लिए और एक पीस और स्टेबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये पूरा चैप्टर आपको पूरी तरीके से क्लियर है। बट इन केस अगर कोई भी डाउट, कोई भी टॉपिक, कोई भी टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती है, द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू एंड नॉट ओनली फॉर दैट। कोई भी सजेशन है, कोई भी रिव्यूज है, आई एम ओपन टू दैट। प्लीज कम अप विथ इट एंड लेट मी नो योर रिव्यूज एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। पीपल, नेक्स्ट चैप्टर में इस क्लास के हम बात करेंगे कि फेडरलिज्म दैट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग वो क्या होती है और इंडिया के अंदर उसको किस तरीके से फॉलो किया जाता है। अलग अलग लेवल्स पे कौन सी गवर्नमेंट होती हैं, अलग अलग लीडर्स कौन से होते हैं, उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है। आई एम देयर टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो वो चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड फॉर कंटिन्यूस अपडेट्स और जो भी नए चैप्टर आते हैं, फॉर दैट पर्पस यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं, जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं वो आप तक पहुंचते रहें। सो पीपल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। इट वाज अ ग्रेट टाइम विद यू ऑल गाइस। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन।